खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान और ये है वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 मिशन 2019 सीरीज, एब्सोल्युटली फ्री सीरीज फॉर 3 मंथ्स। इसमें हम देखेंगे वर्डप्रेस के कोडेक्स को फ्रॉम स्क्रैच, थीम डेवलपमेंट, प्लगइन डेवलपमेंट, और हम कोशिश करेंगे कि हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि थीम फॉरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे और आपके थीम जो हैं वो सेल होने के लिए पड़े हों और हम एक काबिल भरोसा डेवलपर बन सकें और लोग हमारे साथ रब्ता करें, रजू करें और ये कहें कि हाँ, ये जो स्पार्टन्स 300 सीरीज थी, इस ट्रेनिंग से गुजरने वाले लोग इस वक्त वर्डप्रेस के रिलायबल डेवलपर्स हैं। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके स्पार्टन्स, आपकी ट्रेनिंग के माशाल्लाह 2 हफ्ते मुकम्मल हो चुके हैं और 11 टास्क आपने मुकम्मल कर लिए। आज 12वां टास्क होगा। ये बेसिकली पिछले हफ्ते में शामिल था, लेकिन मैंने आपको बताया था एक कम्युनिटी पोस्ट के अंदर भी कि वर्डप्रेस 5 की एक्सपेक्टेड थी आज रिलीज़, लेकिन बाज़ नागुज़ीर वजूहात की बिना पे, जो कि ज़ाहिरी बात है डेवलपर्स काम कर रहे हैं, बहुत सारे मामलात हैं, तो इसलिए ये डिले जो है ये मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे हक में इंशाल्लाह बेहतर होगी। तो आज हम एक दो क्वेश्चंस हैं उनको मैं थोड़ा एड्रेस करूँगा। ईमेल आप लोगों को मिल गई है, बहुत सारे लोगों ने मुझे रिस्पॉन्ड भी किया है, कुछ लोगों ने कम्युनिटी टैब के अंडर लिख दिया है। जिसको ईमेल मिलती जाए वो नीचे लिखता जाए ताकि मुझे अंदाज़ा हो जाए। फिर जिन लोगों को नहीं मिलेगी उनको मैं बाद में वो ईमेल शेयर करेंगे मेरे साथ, तो मैं उनको इंशाल्लाह ताला सेंड कर दूंगा, या आप लोग आपस में भी एक दूसरे को फॉरवर्ड कर सकते हैं। कोई ऐसी प्राइवेट चीज़ उसमें नहीं है। बस मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं ये ट्राई करूँ और इस तरीके से भी एक प्रोसेस जो है वो हम शुरू करें। आप लोगों की दिलचस्पी है और आप लोगों की दिलचस्पी मुझे ऑन टोज रखती है। मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर अंदाज में चीज़ें जो हैं वो आपको दे सकूं। एक तो जो पहला क्वेश्चन था वो किसी नौजवान ने पूछा था कि सर RSS क्या होता है। RSS मेरी जान, इसका अगर एब्रीवेशन देखें ना तो ये बनता है रियल सिंपल सिंडिकेशन। अब लफ्ज़ सिंडिकेट करना जो है ये नुमाइंदगी के लिए आप कह लें, जब कोई वफूद भेजे जाते हैं, वफद जाता है किसी मुल्क में, या कोई कंपनी के नुमाइंदे जाते हैं किसी जगह पे और वो उसके बिहाफ पे बात करते हैं, तो वो सिंडिकेशन होती है, सॉर्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो जो पुरानी हमारे वेबसाइट का एक कॉन्सेप्ट था ये सोशल मीडिया के बूम से पहले, उसमें होता यह था कि तमाम जो न्यूज़ होती थी, पोस्ट वगैरह होती थी, वो एक ख़ास अंदाज में XML की फ़ाइल के साथ बिल्कुल लिस्ट की शक्ल में वो सारी पोस्टें या ताज़ा तरीन ख़बरें वो मुख्तलिफ साइटों के ऊपर हमें नज़र आया करती थी। तो उसके लिए हम RSS इस्तेमाल किया करते थे। इसमें आजकल काफ़ी कमी आ गई है। उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया पे आपको पता है ताज़ा तरीन अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। फिर गूगल न्यूज़ की अपनी एक अलग से सब डोमेन है, उस पे आपको लम्हे लम्हे की पल पल की खबरें मिल जाती हैं। तो RSS जो कभी माजी में था वो उस तरीके से आप हमें नज़र नहीं आ रहा सामने, लेकिन बुनियादी तौर पर इसका काम सिर्फ ये था, जैसे मैंने फ़र्ज़ कर लें अपनी किसी कैटेगरी में 10 नई पोस्टें लिखी हैं, तो जितनी इस तरह की वेबसाइट्स थीं जैसे फीड बर्नर हो गया या दीगर इस तरह की वेबसाइट्स, फीडली वगैरह है, तो वो यहाँ से ऑटोमेटिकली फीड उठा लेती थी और तमाम लोगों को नोटिफिकेशन हो जाता था कि जी ये चीज़ जो है फलां ब्लॉग के ऊपर एक बंदे ने अपलोड कर दी है। बिल्कुल यूँ समझ लें जैसे आप नोटिफिकेशन आप यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑन कर लेते हैं, वो जो बेल आइकन है, और आपको पता चल जाता है कि ये नई यूट्यूब वीडियो जो है ये अपलोड हो चुकी है, लिहाजा आप जाके उसको देख सकते हैं। तो बिल्कुल नोटिफिकेशन आप समझ लें, रियल सिंपल सिंडिकेशन। इसके लिए मुख्तलिफ प्लगइन्स भी आए थे, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। आजकल ये काफ़ी कम हो गया है, इसकी और बड़े अल्टरनेटिव आगे हुए हैं, तो हम ज़्यादातर जदीद चीज़ों की तरफ चलते हैं। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि सर अभी मैंने स्टार्ट किया है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और PHP की मुझे बिल्कुल समझ नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने आपको शुरू में कहा था ये मैंने स्क्रैचेस से शुरू इसलिए किया है कि अभी आपको किसी चीज़ का पता नहीं। मैंने ये एज्यूम किया है और मैंने अपने आप को भी आपकी सफ़ में खड़ा किया है, चूँकि जब हम ट्रेनिंग शुरू करते हैं ना तो पहले से हम ट्रेनिंग करके नहीं आए होते। तो ट्रेनिंग का मकसद ही ये है हमारे पास जिस्म हो, हौसला हो, जुनून हो, बाकी इंशाल्लाह ताला हम सीखेंगे सारी चीज़ें। ये जो पहला महीना था ये बिल्कुल हम अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। इस महीने में मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपको एक तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, आपको मेरे अंदाज का पता चल जाए। दूसरा, कुछ ऐसी चीज़ें जो हमने बाद में करनी है उसका थोड़ा थोड़ा नशा जो है वो आपको लग जाए, थोड़ी हेजिटेशन आपकी दूर हो जाए। अभी हम कोडिंग की तरफ बिल्कुल नहीं गए। ये हफ्ता जब हमारा मुकम्मल होगा तो हम कोडिंग में दाखिल हो जाएंगे और उसके लिए मेरा प्लान ये है कि इससे जो अगला हफ्ता होगा, इस हफ्ते का सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो शेड्यूल है वो कुछ यूं है कि इस पूरे हफ्ते में
मैंने आपको फाइवर और अपवर्क के हवाले से, जैसे मैंने ईमेल में भी लिखा था, लाइव चीज़ें जो है वो मैंने आपको दिखानी है। मैं साथ से भी रिक्वेस्ट करूंगा वो भी कुछ गिग्स के हवाले से कुछ चीज़ें जो है वो वीडियोस वगैरह बना के, वो अलग प्लेलिस्ट है उसमें हम वो चीज़ें जो है वो देख सकते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि जो मशहूर व मरूफ प्लगइन्स हैं, रेवोल्यूशन स्लाइडर, पेज बिल्डर और इसी तरीके से दीगर थीम्स वगैरह हैं बड़े मशहूर, उनको मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको लाइव साइट के ऊपर तजर्बा करवा के दिखा सकूं। तो उस मकसद के लिए मैंने एक अपनी ही साइट, 1 साल हो गया मैंने उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा, फारूक इज़ ऑनलाइन, ये मेरी बिल्कुल पर्सनल एक डोमेन है। मैंने बनाया था इस नीयत से कि मैं इस पर कुछ लिखूंगा, तो वो बस दरमियान में आपको पता है टाइम ही नहीं मिलता। फ्रीलांसिंग करियर कुछ ऐसा होता है कि उसमें सारा टाइम उस तरफ चला जाता है। तो आज मैंने इसको भी खोला है और अपना जो GoDaddy है उसको भी मैंने साइन इन करके देखा, ताकि मैं आपको लाइव सर्वर का भी नज़ारा करा सकूं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आज हम एक्सप्लोर करेंगे। दूसरा ये है कि जो HTML, PHP, जावास्क्रिप्ट वगैरह या CSS वगैरह की बात है, उस पर हमने एक दफ़ा डिस्कशन की थी। जिस नौजवान का ये क्वेश्चन है, मैं उनको सिर्फ इतना इशारा कर सकता हूँ कि HTML आपकी वेब का एक बेयर बोन स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप किसी मकान को बनाते हैं, ये मैंने मिसाल पहले भी दी थी। फिर जब वो मकान बन जाता है तो उसके ऊपर आप रंग रोगन करते हैं, चूना वगैरह करते हैं, ये उसका CSS है, स्टाइल। और उसके बाद जब आपने कोई बेल्स वगैरह लगानी है, विस्लें लगानी है, फानूस लग जाएं, बड़े अच्छे अच्छे पर्दे लग जाएं, वो सारी चीज़ें जावास्क्रिप्ट में आ जाती हैं। और PHP जो है ये उस घर का आप समझ लें कि दिमाग है। HTML बगैर दिमाग के होगी। और जो डायनेमिक है PHP, वो हमारा एक ऐसा कोड होगा जो सर्वर पे रहता है और उसके साथ डेटाबेस भी होगा। लेकिन ब्राउज़र पे हमें सिर्फ 3 चीज़ें नज़र आती हैं। एक हमें नज़र आता है HTML का स्ट्रक्चर, और उसके साथ जिसको डॉम भी बोलते हैं, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। ये जो हमारा ब्राउज़र है इस वक्त जो आप देख रहे हैं क्रोम, इसके अंदर जब हम कोई लफ्ज़ लिखते हैं, कोई वेबसाइट का URL देते हैं, तो वो सबसे पहले ब्राउज़र चूँकि खुद एक सॉफ्टवेयर है, तो वो क्लाइंट के साथ रब्ता करता है, जिस पे हम इससे पहले बात कर चुके हैं TCP के हवाले से। HTTP कम्युनिकेशन होती है, प्रोटोकॉल जाता है, रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पॉन्स आता है, इस तरीके से। अब उसके लिए सारी गेम पिक्सल्स की हो रही है। वहाँ पे जो लफ्ज़ पड़ा होगा, जो इमेज पड़ा होगा, जो वीडियो या एनिमेशन होगी, वो पिक्सल्स की सूरत में रेंडर होती है। इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं रेंडर होना। जैसे आप वीडियो को प्रीमियर से या आफ्टर इफेक्ट्स से रेंडर करते हैं, तो रेंडर का मतलब ये होता है कि किसी खास नई शक्ल में आप उसको ढालते हैं, उसकी वजह आप तब्दील करते हैं। तो ब्राउज़र पे ये जितने भी हमें रंग नज़र आते हैं, ये CSS की वजह से हैं। अगर CSS की फाइल का लिंक हम तोड़ दें तो बाकी जो हमें नज़र आएगा वो सिर्फ HTML का स्ट्रक्चर होगा, बिल्कुल सादा सा, फीका सा, रूखा सा। तो उसमें रंग भरने के लिए CSS शुरू हुई थी, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो ब्राउज़र क्या करता है कि वो पहले डॉम को लेता है, एक बेयर बोन स्ट्रक्चर जो है वो ले लेता है। दूसरे नंबर पे वो CSS SOM कहते हैं उसको, CSSOM, यानी कैस्केडिंग स्टाइल शीट ऑब्जेक्ट मॉडल। दूसरी चीज़ वो ये लेता है कि जो स्टाइल की फाइल्स हैं वो भी मैं डाउनलोड करूं, ताकि जो यूज़र है, जो ब्राउज़र को यूज़ कर रहा है, उसको रंगों के साथ हर चीज़ नज़र आ सके। लेकिन इन दोनों के दरमियान एक तीसरी चीज़ भी होती है जो रहती ही ब्राउज़र के ऊपर है, वो होता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट है ज़िद्दी। जावास्क्रिप्ट बाज़ का CSS को भी अपना डोमिनेट कर लेता है, HTML को भी डोमिनेट कर लेता है, और उसकी कोशिश होती है कि भाई मुझे पहले डाउनलोड करो, क्योंकि बड़ी ज़रूरत है बटन्स के ऊपर, फलां जगह पे, मेन्यूज़ के अंदर। तो जहाँ पे थीम के कोड के अंदर जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल होगा, वो कोशिश करेगा मैं फौरी तौर पर डाउनलोड हो जाऊँ ब्राउज़र के अंदर। ये तीनों फैक्टर्स मिल के ब्राउज़र को वो जो पेज लोड है वो टाइम बढ़ा देते हैं, और हमें वो वाइट पहिया जो है वो घूमता हुआ नजर आता है। इससे फिर सर्वर का जो रिस्पांस टाइम होता है, SRT उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं, तो सर्वर रिस्पांस टाइम जो है वो स्लो हो जाएगा, चूँकि सारी फाइलें उसको डाउनलोड करनी पड़ी हैं। तो यहाँ से फिर एक कॉन्सेप्ट निकला था, एक नया लफ्ज़ जिसको कहते हैं पेंट। आजकल ये जो नए आपको टेक्नोलॉजी नज़र आएगी लाइट हाउस में, उसमें एक लफ्ज़ आप अक्सर सुनेंगे, और जब हम रिपोर्ट देखेंगे लाइट हाउस की तो आप देखेंगे उसके अंदर भी फर्स्ट मीनिंगफुल पेंट या फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट का जिक्र नज़र आएगा। अब पेंट क्या होता है? आपने ब्रश पकड़ा, दीवार के ऊपर आप पेंट करना शुरू करते हैं, जो ही आपने डिप करके दीवार पे लगाया तो साथ के साथ ही वो पेंट हो जाता है। तो ब्राउज़र के अंदर जितने पिक्सल्स हमें नज़र आते हैं ये बेसिकली पेंट होते हैं, आप इसको यूँ समझ लें। तो जितनी देर लगेगी कि आपने ब्रश फेर दिया और आपको कोई 15 सेकंड के बाद पता चले यहाँ पे ये नीले रंग का आपने पेंट किया था, तो इसका मतलब यह है कि 15 सेकंड का आपका सर्वर रिस्पांस टाइम में डिले आ गया है। तो इसके लिए फिर वो एक टेक्निकल टर्म यूज़ करते हैं, रेंडर ब्लॉकिंग जावास्क्रिप्ट या रेंडर ब्लॉकिंग CSS।
चूंकि ब्राउज़र के अंदर आपको जितना हिस्सा नज़र आता है, आपने सर्च की, आपने किसी लिंक पे क्लिक किया, ब्राउज़र में पहुंचे, और ब्राउज़र में पहुंचने के बाद आपको सिर्फ वही चीज़ चाहिए थी, वही आर्टिकल जिस पे आपने क्लिक किया था। लेकिन अगर डेवलपर ने जावास्क्रिप्ट या CSS को ऑप्टिमाइज़ नहीं किया, इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ नहीं किया, तो ब्राउज़र क्या करेगा, वो सारी रिक्वेस्ट जो है उसको वापस लेगा, डाउनलोड करेगा, जावास्क्रिप्ट भी आ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि वो जो आपका टाइम है, वो एक उन्होंने लिमिट रखी हुई है लाइट हाउस ने, 10,000 मिली सेकेंड क्रॉस कर जाएगा। 10,000 मिली सेकेंड का मतलब 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड जब क्रॉस कर जाएगा तो ट्रैफिक भाग जाएगी कि भाई ये वेबसाइट तो खुलती नहीं, तो हमने क्या करना है, तो हम किसी और ऑप्शन की तरफ चले जाएं। अगरचे मेरा यहाँ पे एक नज़रिया थोड़ा सा मुख्तलिफ भी है, मैं ये बात तो मानता हूँ कि डिले होगी तो लोग परेशान होंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि जब आपकी ज़रूरत ज़्यादा हो जाए, आपको बहुत ज़ोर की आया हो कोई काम और आपने वो करना ही करना हो, या कहीं से भी आपको वो चीज़ नहीं मिल रही और एक लिंक खुदा खुदा करके आपको मिला, तो आप चाहे 20 मिनट भी आपको इंतज़ार करना पड़े उसके लोड होने के लिए, आप कर लेंगे। तो ये डिपेंड करता है आपकी नीड्स के ऊपर भी। लेकिन ओवरऑल जो स्टैंडर्ड है वो यही है कि पेंट जो होता है ना, फर्स्ट पेंट, वो फौरी तौर पर नज़र आना चाहिए। जो ही आपने URL लिखा तो ब्राउज़र को फौरी तौर पर पहले से कुछ चीज़ें अपने पास तैयार रखनी चाहिए। दूसरा होता है फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेंट, यानी आपका जो बेसिक स्ट्रक्चर है आपकी साइट का और बेसिक जो स्टाइल्स हैं, जितना हिस्सा आपको नजर आता है, जिसको अबव द फोल्ड कहते हैं, हमने पहले डिस्कस किया था। इस स्क्रीन पे इस वक्त जो हमें नजर आ रहा है ये अबव द फोल्ड है, लेकिन जब हम स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे इस तरीके से, तो फिर इसका मतलब यह है कि अब हम आहिस्ता आहिस्ता बिलो द फोल्ड जा रहे हैं। तो बिलो द फोल्ड वो चीज़ें होती हैं जिसको हम स्क्रॉल करके देखते हैं बाद में। तो इसलिए ब्राउज़र कोशिश करता है कि पहले मैं वो हिस्सा दिखाऊं जिस पे आप क्लिक करके पहुंचे हैं। तो फिर आप तकरीबन, अगर आपका 10 सेकंड से पहले पहले वो सारा डाटा डाउनलोड हो जाता है ब्राउज़र में, तो आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसको कहते हैं FMP, फर्स्ट मीनिंगफुल पेंट, यानी जो चीज़ें आपको चाहिए थी वो लोड हो चुकी हैं ब्राउज़र के अंदर, अब आप इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर ब्राउज़र को पता है कि आप चूंकि इस वेबसाइट को आपने एक दफ़ा खोला, लिहाजा वो कुछ कैश जमा कर लेगा, कुछ कुकीज़ बना लेगा, ताकि दोबारा जब आप इस लिंक पे आए तो पहले वाले से बेहतर उसका टाइम हो। यही वजह है कि जब हम ब्राउजिंग कुकीज़ साफ़ करते हैं तो पेज जो है वो दोबारा से टाइम लेता है। तो इसलिए पेजेस, जिन वेबसाइट्स को फ्रीक्वेंटली हम यूज़ करते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, या इस तरीके से इंस्टाग्राम है, तो वो जल्दी हमारी ब्राउजिंग शुरू कर देती हैं, चूँकि उन्होंने अपना माहौल बनाया होता है। फोल्डर्स उन्होंने क्रिएट किए होते हैं, हमारे C ड्राइव के अंदर भी, ब्राउज़र के अंदर भी, ये कैश बना हुआ होता है, तो वहाँ से वो डाटा लेके फिर हमें स्पीड के साथ वो चीज़ें देता है। तो इसलिए ये कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट थे। तो PHP जो है वो सर्वर साइड पे रहेगी। PHP का जितना भी कोड एग्जीक्यूट होगा वो सारा HTML की सूरत में ब्राउज़र के अंदर आएगा। तो फिर आपको ये सारी टर्म्स जो हैं वो समझनी पड़ेंगी। इनको आज हम 1 by 1 भी देखेंगे। तो सबसे पहले ये मैंने लिंक जो था, चूँकि फ़ारूक इज़ ऑनलाइन जो है, ये काफ़ी इमेजेस इसके साथ मैंने किसी दौर में अपलोड किए थे पिक्साबे से, यानी जब भी मैंने कोई पोस्ट की तो साथ उसका इमेज है मैं ज़रूर देता था। अब किसी एक इमेज के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो फर्दर वो पोस्ट है वो ओपन हो जाएगी। ये एलिगेंट थीम्स का एक एक्स्ट्रा थीम है, तो वो मैंने कोई 2017 में इसके ऊपर लगाया था, चूँकि मैंने आपको बताया हमारे पास लाइसेंस उसका मौजूद है। तो ये जो इमेजेस हैं ये तकरीबन बहुत सारी पोस्ट हैं। अगर आप किसी कैटेगरी पे क्लिक करें, ये शायद आपके लिए नया रूप हो, मेरा एक नावल भी मुकम्मल हो चुका हुआ है, फेसबुक और फासले। ये अगर आप यहाँ पे आएंगे, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो फेसबुक और फासले जो है वो नावल आप पूरा पढ़ सकते हैं। पूरे का पूरा ये नावल है, और इसके अंदर आप मेरी तस्वीर भी देख सकेंगे, मेरा ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है जिससे आपको ईमेल्स भी रिसीव हुई होंगी। तो ये सारा जो नावल है ये आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, अगर आप फारिग हों स्पार्टन मिशन से कभी थोड़ा बहुत, जस्ट टेस्ट बदली करने के लिए। अगर आप आ से हूँ तक, ये मेरी एक शायरी की किताब है, यहाँ पे स्क्रिप्ट के अंदर भी पड़ी हुई है, आप यहाँ से क्लिक करके स्क्रिप्ट में जा सकते हैं, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं PDF में। तो यहाँ पे मैं जब क्लिक करूँगा तो ये डिफरेंट पोस्ट हैं। तो मैं आपको जो बताना ये चाह रहा हूँ कि इसके अंदर हर पोस्ट के ऊपर हर नज़्म के साथ एक इमेज था। तो मेरी एक चॉइस होती है, मैं पिक्साबे जाता हूँ, अपने सब्जेक्ट के लिहाज से मैं इमेजेस डाउनलोड करता हूँ, फिर उनका छोटा वर्जन थोड़ा सा बना के 1280 और 720 का या इससे भी छोटा, तो वो मैं लगाता हूँ। तो इमेजेस जो है वो मेरी साइट पे बहुत पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा कि चले मैं आपको लाइव साइट का थोड़ा सा एक्सपीरियंस करवा दूँ। अब इन तीनों साइट्स के अंदर मैंने इसके रिजल्ट चेक किए हैं। बड़ी पैथेटिक सिचुएशन है, मैंने इसको कभी खोला ही नहीं, चूँकि इसके साथ मेरा कोई उस तरीके से प्रोफेशनल काम तो होता नहीं, पर्सनल एक चीज़ थी। कभी मैं इंग्लिश में लिखा करता था, जब मैंने शुरू में आपको बताया था ब्लॉग बनाया, ताहिर ने मुझे ब्लॉग बना के दिया।
अब मैं ज़्यादातर उर्दू में अपने शौक़ के लिए कुछ चीज़ें लिख देता हूँ कि कभी कोई भूली भटकी रूह आ जाए और पढ़ ले, या फेसबुक के ऊपर मैं लिखता रहता हूँ कुछ ना कुछ। तो ये जो GT मैट्रिक्स है, सबसे पहले आप इस चीज़ को गौर से देखें। अब परफॉर्मेंस स्कोर जो है वो मुझे पेज स्पीड स्कोर दे रहा है 26%, वेरी पैथेटिक। उसके बाद वाई स्लो स्कोर जो है वो 49% के ऊपर है। फुली लोडेड टाइम ले रहा है 8.1 सेकंड, जबकि रिकमेंडेड टाइम जो है वो 1 सेकंड होता है। 1 से लेकर 3 सेकंड के दरमियान आपकी वेबसाइट को लोड हो जाना चाहिए, तो फिर काबिल कबूल है। लेकिन जो असल आइडियल टाइम है वो होता है 1 सेकंड से कम, यानी आपका 300 मिली सेकंड। 300 से 500 मिली सेकंड के अंदर आपके पेज को, वेबसाइट को लोड हो जाना चाहिए। तो पहला स्टेप जो मैंने आपको ईमेल भी की थी, गिग आपने उस तरीके से बना लेना है। मैंने सारे जुमले लिख दिए हैं को 5-6 और कीवर्ड्स भी दे दिए हैं। अब मैं उन कीवर्ड्स को समझाने लगा हूं, चूंकि किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर आप वो कीवर्ड्स भी हमें समझा दें। नो प्रॉब्लम। सबसे पहला लफ्ज़ है एनेबल gzip कंप्रेशन। इस पर हम बात कर चुके हैं। ये तमाम जो आपके पास फाइलें होंगी जावास्क्रिप्ट की, CSS की, उनको थोड़ा सा कंप्रेस कर देगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल फैसिलिटी मौजूद नहीं, ज़ीरो। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो सारी फाइलें हमें बता रहा है फेसबुक के हवाले से, और इसी तरीके से यूट्यूब के कुछ लिंक्स होंगे। तो ये कंप्रेस नहीं है, तो हमने इसको थोड़ा एड्रेस करना है। उसके बाद होता है डेफर पार्सिंग ऑफ जावास्क्रिप्ट। इसका ताल्लुक भी सर्वर रिस्पांस टाइम के साथ है। डेफर का मतलब होता है कि आप इनको डिले करवाते हैं, यानी इस पेज को लोड होने के लिए अगर मुझे 10% CSS चाहिए और जावास्क्रिप्ट चाहिए, या अगर जावास्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं चाहिए तो उसको लोड होने की ज़रूरत नहीं, तो मैं उसको डेफर कर दूंगा। डेफर का मतलब यह है कि भाई जब ये पहले वाला फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट या फर्स्ट मीनिंगफुल पेंट, यानी इतना हिस्सा मुझे चाहिए, वो नज़र आ जाए, तो फिर बाकी काम जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कर लेना। जब मैं स्क्रॉल करके नीचे जाऊंगा तो आप आहिस्ता आहिस्ता इमेजेस भी दे देना और अपनी जावास्क्रिप्ट का शौक भी पूरा कर लेना। तो उसके लिए उन्होंने जावास्क्रिप्ट में कुछ कोड भी देते हैं कि आप असिंक यूज़ करें, ASYNC, जैसे असिंक्रोनस होता है या सिंक्रोनस। तो उसके बाद ये है कि पार्सिंग का मतलब ये होता है कि आप ये चूंकि जब रेंडर होती हैं ना चीज़ें CSS और जावास्क्रिप्ट, तो ये पार्स होती हैं, यानी गुजरती हैं सर्वर से लेके हवाओं के दोष पे ट्रैवल करती हुई इंटरनेट के ज़रिए यहाँ पे पहुँचती हैं। जो ब्राउज़र है वो उसको रेंडर करता है और फिर वो हमें दिखाता है। तो हमने एज डेवलपर या जब हम किसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, कुछ चीज़ों को हम रोकते हैं कि भाई ये पहले दिखाओ, इनको बाद में भी हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देसी अंदाज में मैं समझाता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे। मैं अगर किसी गाड़ी का टायर बदली कर रहा हूँ, मैं अपने किसी छोटे को कहता हूँ, क्योंकि वर्कशॉप में आमतौर पर छोटे होते हैं या उस्ताद होते हैं, तो मैं कहता हूँ कि छोटे और पाना पकड़ा भाई, तो वो पाने के बजाय पूरा बक्सा जो टूल किट है वो लेके आ जाता है। और मैं उसको कहता हूँ भाई मुझे पाना चाहिए, वो कहेगा उस्ताद जी हो सकता है तो बाद भी ज़रूरत पवे। तो उस वक्त मेरी ज़रूरत थी फर्स्ट मीनिंगफुल पेंट, मुझे सिर्फ पाना चाहिए। जैसे मैंने वो टायर को खोलना है या कोई स्क्रू ड्राइवर होगा, कोई भी काम आप कर रहे हैं, तो बाद में वो छोटा जो है उसको मैं कह सकता था या वो खुद अपने दिमाग को इस्तेमाल करता और वो बक्सा बाद में ले आता, पहले उस्ताद जी को वो पाना पकड़ा देता। तो ब्राउज़र भी यही कहता है कि भाई अगर आपको टायर खोलना है तो पहली जो चीज़ ज़रूरी है पहले उसको लोड कर लो, बाकी चीज़ें बाद में ला के रख देना, जब ज़रूरत होगी उसमें से निकालूंगा और उसको मैं इस्तेमाल कर लूँगा। तो ये जो डेफर का लफ्ज़ आपको नज़र आएगा, या आपने अक्सर लफ्ज़ सुना होगा रेंडर ब्लॉकिंग जावास्क्रिप्ट, जितने भी प्लगइन आप यूज़ करेंगे कैश के हवाले से उनमें ये टर्म्स आएंगी। तो इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे, फिर आपके लिए उनको सिलेक्ट करना आसान होगा। डेफर या रेंडर ब्लॉकिंग जावास्क्रिप्ट को डेफर करना कि जो चीज़ें रेंडर होने में इस पहले हिस्से को रोकती हैं उनको आप डेफर कर दें, उनको डिले में डाल दें, उनको कहें भाई आप बाद में कतार में लग जाओ, पहले ये, पहले आइए, पहले पाइए। तो पहले मैंने दिखाना है हीरो इमेज, यहीं से फिर हीरो इमेज का कॉन्सेप्ट आया था कि क्या आप सबसे पहले हेडर दिखाना चाहते हैं, लोगो दिखाना चाहते हैं। समटाइम्स पूरी साइट आपकी लोड हो जाती है और लोगो सबसे आखिर में होता है, तो इसलिए हमने टाइमिंग सेट करनी होती है। तो ये सारे प्लगइन्स इसलिए बनाए गए थे। आप जाहिर बात है उनके अंदर अपडेट आएगी, चूंकि गूगल का जो लाइट हाउस टूल है उसने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज कर दी हैं, लेकिन ज़्यादातर काम वही रहेगा प्लगइन्स का कैश बनाने के हवाले से। मोटी मोटी टर्म्स याद रख लें। मिनिफिकेशन का काम आपको करना पड़ता है, क्यों? जावास्क्रिप्ट और CSS की बड़ी बड़ी फाइलें होती हैं, उसमें बड़ा बड़ा स्पेसेस होती हैं ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, तो उनको हम मिनीफाई करते हैं। उसके टूल हैं, आप सिंपल ये लिखें CSS मिनिफिकेशन ऑनलाइन टूल, जावास्क्रिप्ट मिनिफिकेशन ऑनलाइन टूल, तो मैनुअली भी आप उनको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जो जैसे DV जैसा पेज बिल्डर है या दीगर पेज बिल्डर हैं,
अब हमारे वो जो थीम होते हैं वो प्रीमियम होते हैं, या तो हम उनके ऊपर चाइल्ड थीम बना के अपनी फाइलें लगाएं, तो या फिर हमें प्लगइन्स यूज़ करने पड़ते हैं ताकि हम सेफ साइड पे रहते हुए सिर्फ उस प्लगइन की हद तक उन फाइलों को मिनीफाई कर लें। फिर कुछ HTML है उसको हम बिल्कुल स्टैटिक बना लेते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो चीज़ें हमेशा हमारी वेबसाइट पे रहें, जैसे हमारा लोगो हो गया या फेव आइकन मैंने आपको सिखाया था किस तरीके से लगाना है, वो चूंकि बदलना नहीं होता किसी क्लाइंट का, इसलिए ऐसे रिसोर्सेज जिन्होंने मुस्तकिल रहना एक तवील अरसे तक, उनको हम स्टैटिक कर लेते हैं। लेकिन जो आपके फार्म होते हैं, यूज़र सब्सक्रिप्शन होती है, मेंबरशिप, उन्हें हमें डायनामिक देना पड़ता है ताकि फौरी तौर पर जब कोई डाटा एंटर किया जाए तो वो हमारे सर्वर पे या बैकअप में या डाटाबेस में वो पहुंच जाए। तो इसलिए पार्सिंग जो है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद होता है लेवरेज ब्राउज़र कैशिंग। सेम इसका ताल्लुक भी सर्वर रिस्पांस टाइम के साथ है। आपने ब्राउज़र का जो कैश होता है उसको आपने इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं कि भाई ये चीज़ें आप अपने पास संभाल के रख लें, और जब ये यूज़र आए यहाँ पे तो आपने उसको ये चीज़ें दे देनी है। तो उसके अंदर कुछ आपने अक्सर लफ्ज़ सुना होगा एक्सपायर हेडर, तो वो उसका कोड जो मैंने आपको भेजा है वो आज हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली .htxs में फारूक इज़ ऑनलाइन को लगाएंगे, क्योंकि इसका हमने आज थोड़ा मेडिकल एग्जामिन करना है और इसके ऊपर तजर्बा करेंगे ताकि आप लाइव जो है वो देख सकें। और ये सारे काम आपने फाइवर के ऊपर अपवर्क पे क्लाइंट्स की वेबसाइट के साथ करना है। आपको टर्म का पता चल गया, फिर आपने URL देना है और 1 by 1 आपने वो स्टेप्स फॉलो करने हैं जिस तरीके से आज हम करेंगे, या आप कोई नया स्टेप भी ईजाद कर सकते हैं। हो सकता है आने वाले वक्तों में चीज़ें बदल भी जाएं जैसा कि एक्सपेक्टेड है। उसके बाद होता है इनलाइन स्मॉल जावास्क्रिप्ट, कि जो ऐसा जावास्क्रिप्ट जो बुनियादी तौर पर ज़रूरत होता है किसी पेज को लोड करने के लिए, तो बजाय इसके कि उसका HTTP कॉल कहीं और से आए, तो आप उसको इनलाइन जो है ना बिल्कुल कोड के अंदर ही वो शामिल कर दें। उससे लोड काम हो जाता है, ताकि जो ही वो पेज लोड होगा तो उसके अंदर ही हमें जावास्क्रिप्ट, जैसे हेड में आपने को डाल दिया जो इंतहाई ज़रूरी जावास्क्रिप्ट है, जैसे पॉपअप। अक्सर प्लगइन्स के साथ क्या करते हैं, साद अली भट्टी के साथ एक दफ़ा हुआ कि वो प्लगइन यूज़ किया कैश का, तो वो जनाब जो पॉपअप था एलिगेंट थीम वालों का ब्लूम, वो काम करना छोड़ गया। तो मैंने उसको जाके देखा, वजह क्या थी कि वो सारे स्क्रिप्ट जो थे वो उसने फुटर में डाल दिए प्लगइन ने। अब उस पॉपअप को चाहिए था कि वो पहला एक्शन है वो चाहिए था हेड के अंदर, तो मैंने उतना हिस्सा एक्सक्लूड किया तो वो पॉपअप जो है वो नज़र आना शुरू हो गया। तो ये थोड़ा कॉमन सेंस है कि कौन सी चीज़ आपको ब्राउज़र पे चाहिए। उसके बाद हमारे पास है ऑप्टिमाइज इमेजेस। इसकी आपको अच्छे तरीके से समझ है, हम डिस्कस कर चुके हैं। आपके पास 2-3 तरीके हैं। एक मॉडर्न जो ऑप्टिमाइजेशन के वेब एक्सटेंशन है वेब पी, वो अपलोड करें, या आप फोटोशॉप से उसको एक्सपोर्ट करें सेव फॉर वेब। तीसरा ऑनलाइन टूल मैंने आपको बताया था और आज की ईमेल में भी है compressor.io, आप वहाँ से वो लिंक खोलें, इमेज अपलोड करें, कंप्रेस करके उसको अपलोड कर दें। लेकिन यहाँ पे एक ख्याल रहे, वर्डप्रेस बड़ा सेंसिटिव है। वर्डप्रेस इटसेल्फ क्या करता है, जब हम कोई मीडिया लाइब्रेरी से इमेज अपलोड करते हैं तो वो उसको बाइफरकेट कर देता है, मुख्तलिफ छोटे छोटे रिस्पॉन्सिव हिस्सों में तकसीम कर देता है एस्पेक्ट रेशो के हवाले से। एक इमेज के वो 4-5 इमेजेस बना देता है। अगर आप कभी सर्वर साइड पे देखें तो वहाँ पे आपको एक इमेज से आके 6-7 उसकी मुख्तलिफ डिवीजन्स नज़र आती हैं, ताकि अगर मोबाइल पे देखना हो तो पहले से वो तैयार हो। तो ये वर्डप्रेस की एक बड़ी ज़बरदस्त पावर है, लेकिन हम खुद से भी ये काम मैनुअली कर सकते हैं। यानी आप 10-12 पीसेस बना के तो आप अपलोड कर देंगे तो वो इंशाल्लाह ताला चीज़ें जो है वो बेहतर अंदाज में आगे चलना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद अब मुझे पता है इसमें ऑप्टिमाइज इमेजेस जो है इसको करना है, चूँकि रेड हुआ पड़ा है। फिर है सर्व स्केल्ड इमेजेस। ये अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जैसे अगर फ़र्ज़ कर लें ये जो थंबनेल आपको नज़र आता है यहाँ पे होम पेज पे या यहाँ पे, इसका एक ख़ास साइज़ है। इसके ऊपर अगर हम राइट क्लिक करें इस तरीके से इंस्पेक्ट एलिमेंट, तो आप ये देखेंगे कि इसका एक मखसूस स्टाइल है। जो ही मैंने इस पर हवर किया तो ये मुझे बता रहा है तकरीबन 482 by 241। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये इमेज है वो इतना नज़र आता है, लेकिन मैं जब इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इमेज एक बड़ा आ जाता है। अब यहाँ पे मेरे साथ ये प्रॉब्लम होगी वर्डप्रेस के अंदर। रीज़न क्या है कि अगर मैं इसका छोटा इमेज वहाँ पे देता हूँ थंबनेल पे, तो यहाँ पे भी वो छोटा नज़र आएगा। तो इसलिए मुझे इसके साथ थोड़ी सी अब गेम करना पड़ेगी कोई प्लगइन्स के साथ, वो अभी हम ट्राई करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे है जो मिनीफाई जावास्क्रिप्ट, इसमें कुछ 90 है, बाकी तकरीबन ग्रीन चल रहे हैं। तो ये रिपोर्ट थी जो GT मैट्रिक्स के अंदर है, पैथेटिक रिपोर्ट है। उसके बाद पेज स्पीड इनसाइट्स पे 54 डेस्कटॉप पे है और इसके अंदर भी ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। स्पीड इंडेक्स का इशू है। अब उसके बाद टाइम टू इंटरेक्टिव,
TTI, टाइम टू इंटरेक्टिव का मतलब ये होता है कि कितना टाइम लगा पूरे उस पेज को लोड होने में। तो कोशिश ये होती है और कोशिश ये करनी चाहिए, स्पीड एंड ऑप्टिमाइजेशन का ये बड़ा नागुज़ीर स्टेप है कि आपका जो फर्स्ट मीनिंगफुल पेंट होता है उससे लेके टाइम टू इंटरेक्टिव के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है वो आप कम कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर TTI जो है टाइम टू इंटरेक्टिव वो बना है जाके 15 सेकंड पे, तो आपका जो फर्स्ट मीनिंगफुल पेंट है वो बना है जाके तकरीबन कोई 2 सेकंड पे। तो आपने 2 और 15 के दरमियान का फासला कम करना है ताकि आपका TTI जो है वो भी 3 या 4 सेकंड तक पहुंच जाए, और बाकी चीज़ें तो बिल्कुल सेकंड से भी नीचे आ जाए, मिली सेकंड्स में। तो फिर आपकी वेबसाइट को कहा जाएगा एक अच्छे स्पीडी वेबसाइट या वेल ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट। उसके बाद यहाँ पे है एस्टिमेटेड इनपुट लेटेंसी। ये लफ्ज़ आप अक्सर देखेंगे। लेटेंसी का मतलब अल्तवा में डालना, डिले करना, ताख़ीर करना, कि कितनी इनपुट लेटेंसी है कि सर्वर से जो आपने एक चीज़ मांगी है उसको यहाँ तक पहुँचने में कितनी डिले हुई, कितना ताख़ीर का वो शिकार हुआ। तो इसके लिए भी वो सारे फ़लसफ़ा जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, रेंडर ब्लॉकिंग आपने करनी है, मिनिफिकेशन करनी है, कोशिश करनी है कि हेड के अंदर से HTTP की कॉल ज़्यादा ना जाए। जितने लिंक आपकी वेबसाइट पे होंगे, बैक लिंक्स वगैरह या हेडर के अंदर, या थर्ड पार्टी के फॉन्ट्स आप यूज़ कर रहे हैं, उतना ज़्यादा आपका लेटेंसी जो है, यानी उतनी ज़्यादा आपकी वेबसाइट लोड होने में डिले कर जाएगी। तो ये बिल्कुल सादा सा फ़लसफ़ा है। टर्म्स के नाम मुख्तलिफ हैं लेकिन असल चीज़ वही है। बाकी यहाँ पे वही है फर्स्ट मीनिंगफुल पेंट, दूसरा है फर्स्ट CPU आइडल, कि जो पहले झटके में हमें चीज़ नज़र आती है उसका एक नाम उन्होंने रखा हुआ है फर्स्ट CPU आइडल। तो ये भी आपका फर्स्ट लोड आप समझ लें इस चीज़ को, कि पहले जो है वो किस तरीके से कौन सी चीज़ जो है वो एग्जीक्यूट होती है और वो नज़र आना शुरू हो जाती है। तो ये लैब डाटा उन्होंने किया, चूँकि वहाँ पे उन्होंने बड़े बड़े ज़बरदस्त सिस्टम लगाए हुए हैं जो एग्जामिन करते हैं इस चीज़ को। तो पेज स्पीड में भी स्कोर 54 है और मोबाइल के ऊपर 33 है। इसी तरीके से ये जो web.dev है, बिल्कुल बीटा वर्जन जो नई उन्होंने शुरू की है, उसके अंदर यहाँ पे हमें नज़र आता है फारूक इज़ ऑनलाइन। इसका SEO 100% है चूँकि इसके अंदर डिस्क्रिप्शन हमें नज़र आती है। अगर हम यहाँ पे आके राइट क्लिक करें फारूक इज़ ऑनलाइन के ऊपर, होम पेज पे क्लिक करके, और यहाँ पे क्लिक करके हम इसको करते हैं व्यू पेज सोर्स, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट है Ctrl+U, और यहाँ पे हम करेंगे Ctrl+F। F का मतलब फाइंड करना। अब यहाँ पे हमने लफ्ज़ लिखना है डिस्क्रिप्शन। मैं देखना ये चाहता हूँ कि डिस्क्रिप्शन जो है वो मौजूद है या नहीं है। तो यहाँ पे देखें कि मेटा नेम डिस्क्रिप्शन मौजूद है और कंटेंट में सिर्फ लिखा हुआ है जुनून मेरी पहचान। तो इतने हिस्से को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं इसको एडिट कर सकूँ। अब यहाँ पे स्कोर मुझे पूरा दे रहा है क्योंकि डिस्क्रिप्शन बहरहाल मौजूद है, एक लफ्ज़ है या दो, इसको इससे कोई गर्ज नहीं है। तो मैं इसके लिए अपने पास नोटपैड++ में ये मेटा डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं इंग्लिश में कुछ लिखना शुरू कर देता हूँ कि हेलो माई नेम इज़ फारूक और आई एम ऑल अबाउट वर्ड्स, कलर्स एंड मेलोडीज़। अब ये एक लाइन मैंने यहाँ से लिख ली और यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ Ctrl+C, यानी मैंने इसको कॉपी कर लिया। अब वापस मैं आता हूँ अपनी वेबसाइट के अंदर और यहाँ से जाके इसके एडमिन डैशबोर्ड में मैं जाऊँगा। चूँकि ये एलिगेंट थीम वालों का थीम है इसलिए मुझे पता है कि यहाँ इसके हेड पे मैं यहाँ से एक्स्ट्रा पे क्लिक करूँगा, थीम ऑप्शंस में जाऊँगा, थीम ऑप्शंस में जाने के बाद इंटीग्रेशन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इसके हेड के अंदर मैं इस मेटा डिस्क्रिप्शन को ऐड कर दूँगा। यहाँ से मैंने एक क्लिक किया, ये कुछ गूगल एडसेंस के कोड वगैरह लगे हुए हैं, Ctrl+V करूँगा और उसके बाद यहाँ से इसको मैं सेव चेंजेस करूँगा। तो ये आपकी चेंजेस जो हैं वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। या उसका दूसरा तरीकाकार है कि अपीयरेंस में जाएं, एडिटर में जाएंगे और एडिटर में जाने के बाद ये चूँकि पेरेंट थीम है तो इसलिए पेरेंट थीम के ऊपर एडवाइस किया जाता है कि आप इसका चाइल्ड थीम बना लें। वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीक से चाइल्ड थीम बनाने का तरीका भी सीखेंगे। तो इसलिए अभी फ़िलहाल हम इसके डायरेक्ट थीम के अंदर कुछ एडिटिंग करते हैं। हेड के अंदर header.php के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये जो header.php है ये ओपन हो जाएगी। ये आप याद रखें कि ये लाइव साइट है और ये उसका पेरेंट थीम है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने यहाँ पे क्या करना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हेड का टैग और ये कुछ मुझे मेटाज नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पे किसी भी जगह पे मैं इसको डाल सकता हूँ। इस जगह पे ये जहाँ पे हेड लिखा हुआ है यहाँ से मैं एंटर करूँगा और यहाँ पे Ctrl+V कर देता हूँ। अब ये जो मेटा डिस्क्रिप्शन है इसको मैंने यहाँ पे इस हेड के अंदर डाल दिया। अब मैं इसको करूँगा फ्रंट एंड व्यू और मैं देखूँगा कि इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो चेंज हुई है या नहीं। यहाँ पे आए
और यहाँ पे अगेन मैं करूँगा Ctrl+U ताकि मैं इसका सोर्स जो है वो व्यू कर सकूँ। Ctrl+F यानी फाइंड करना है आपने। डिस्क्रिप्शन, अब आप देखेंगे कि मेटा नेम डिस्क्रिप्शन है और कंटेंट है हेलो माय नेम इज़ फारूक, आई एम ऑल अबाउट वर्ड्स कलर्स एंड मेलोडीज। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे एसईओ के स्कोर का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं जो नया है, लेकिन परफॉर्मेंस 25, एक्सेसिबिलिटी 59, बेस्ट प्रैक्टिसेस 57, इन 3 ब्लॉक्स को समझना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। परफॉर्मेंस के अंदर वो चीज़ें हैं जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। इसके अंदर रेंडर ब्लॉकिंग का काम आप करेंगे, मिनिफिकेशन, CSS, जावास्क्रिप्ट, इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, इसी तरीके से डेफर करेंगे, जो चीज़ें नहीं चाहिए उनको बाद में, जो चीज़ें चाहिए उनको पहले। इसी तरीके से जो इमेजेस हैं वो एस्पेक्ट रेशो में होने चाहिए, स्केलेबल अंदाज में होने चाहिए, प्रॉपरली साइज इमेजेस होने चाहिए, HTTP की जो रिक्वेस्ट हैं वो कम से कम हों। इसी तरीके से ये जो TTFB है, इसका मतलब होता है टाइम टू फर्स्ट बाइट, कि जो पहली बाइट आई, पहले पिक्सल्स रेंडर हुए वो कितनी देर में हुए। तो ये सारी चीज़ें, ये आप देखेंगे साथ साथ उन्होंने इम्पैक्ट दिया हुआ है। कुछ चीज़ों का हाई इम्पैक्ट है और कुछ चीज़ों का मीडियम है या लो होगा। तो आपका जो परफॉर्मेंस का टैब है उसके अंदर आपने क्लाइंट्स को बताना है कि जी मुझे इसकी जावास्क्रिप्ट, CSS, इमेजेस वगैरह को ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, मिनीफाई करना पड़ेगा। ये पहला स्टेप है और इसमें कोई मुश्किल टर्म नहीं, हम सारी डिस्कशन कर चुके हैं इन तमाम के हवाले से। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारे पास एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी जो है इसका मेन काम है स्क्रीन रीडर के हवाले से। आपको पता है पिछले 2-3 सालों से एक तहरीक चली हुई है कि जो लोग आंखों से महरूम हैं या वो इस तरीके से नहीं देख सकते चीज़ों को, तो वो स्क्रीन रीडर को इस्तेमाल करते हैं। या बाज़ आंखों वाले भी अगर उस तरफ मतवज्जो नहीं और उनके सिस्टम में स्क्रीन रीडर लगा हुआ है, तो वो इमेजेस की एक्सटेंशन को पढ़ के बता देगा कि ये फ़ला इमेज है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि आई फ्रेम का भी टाइटल हो, बटन का जो आप एट्रीब्यूट देते हैं वो भी मीनिंगफुल हो, डिस्क्रिप्टिव हो। तो उसमें आपको नाम देना है। वो जो जेनेरिक ABC 0, 3, 4, 5 लिखा होता है वो ख़त्म करने का दौर आ गया हुआ है। तो एक्सेसिबिलिटी में यह है कि आपकी वेबसाइट कितने ज़बरदस्त अंदाज में हर बंदे के एक्सेस में है, उसकी रसाई में है। तो इसके अंदर शामिल होते हैं लिंक्स डू नॉट हैव डिसर्नेबल नेम, यानी कोई ऐसा नाम नहीं जिससे समझ में आ सके कि ये इमेज क्या है। या आई फ्रेम सोर्स होता है उसके आगे, तो आई फ्रेम का भी नाम होना चाहिए, इमेज का भी टाइटल हो। इसी तरीके से आपने कोई एनिमेशन लगाई है, वीडियो वगैरह, तो उसका भी कोई नाम और टाइटल होना चाहिए। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि वर्डप्रेस में वो जो इमेज अपलोड करते हुए 3-4 खाने हैं, आल्ट और इसी तरीके से कैप्शन और टाइटल, वो देने की आदत बना लें। ये आपके क्लाइंट्स की वेबसाइट को उठा देगा। फिर इसी तरीके से बाकी ये है कि यूज़र स्केलेबल नो, यानी आपने जब किसी चीज़ को स्क्रॉल करना है, टच सिस्टम है आपको पता है, स्क्रॉल करके हम नीचे जाते हैं, तो उसके लिए भी उसने कितना मेटा यूज़ किया हुआ है, तो उसके लिए भी देखा जाता है कि कौन सा कोड जो है वो इस्तेमाल हुआ है। फिर नेक्स्ट होता है बेस्ट प्रैक्टिसेस। बेस्ट प्रैक्टिसेस में टॉप प्रायोरिटी पे है HTTPS, SSL, यानी आपकी वेबसाइट जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से बेहतरीन हो। हमारे पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अभी GoDaddy पे मैंने SSL नहीं खरीदा। फ्रीलांस पाकिस्तान जो है वो एक दूसरे सर्वर पे है, उसके ऊपर SSL हमारे पास मौजूद है। तो इसलिए आज इसको मैं क्लाउडफ्लेयर के साथ कनेक्ट करूँगा आपके सामने, ताकि आज आप ये भी सीख सकें। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर जो web.dev है, फिर ये उन्होंने लिखा हुआ है बेस्ट प्रैक्टिसेस में कि अगर आपके डॉक्यूमेंट के अंदर document.write लिखा हुआ है तो इसको एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं कहा जाएगा। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर document.write भी यूज़ होता है, इसको आप बदलें। फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस में ये होता है कि आपका जो वल्नरेबिलिटी वाला फाइल्स होती हैं वो आप इस्तेमाल ना करें, जो आउटडेटेड फाइल्स होती हैं उसका हमेशा लेटेस्ट वर्जन यूज़ करें। जैसे प्लगइन 2 साल पहले का अपडेटेड है तो जाहिर बात है वो बैड प्रैक्टिस में आ जाएगी। तो उसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप उसको अपडेट करें, या आप अगर फ्री प्लगइन है आप उसको डाउनलोड कर लें और उसकी जो jQuery की फाइल्स हैं उसको मैनुअली अपडेट कर दें। तो ये तो मेन चीज़ें थी। बाकी SEO के अंदर टाइटल्स की गेम है सारी, मेटाज की गेम है सारी की सारी, आपके लिंक्स भी डिस्क्रिप्टिव हों, बटन भी डिस्क्रिप्टिव हों। तो ये चारों के चारों जो हैं ये आपके लाइट हाउस की नई API है। अगर फिर भी आपको कोई टर्म क्लियर नहीं होती, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर ये टर्म जो है वो हमें समझ नहीं आई। आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इंशाल्लाह ताला। तो ये पहली स्टेज हमारी होगी। क्लाइंट का URL हमने यहाँ पे दिया, यहाँ पे आप स्विच URL करेंगे तो कोई नया URL आप दे सकते हैं। फिर आप क्लिक करेंगे रन एडिट। फिर यहाँ पे तीनों की तीनों, बाज़ का क्लाइंट कहता है जी कि GT मैट्रिक्स के ऊपर मुझे नज़र आनी चाहिए, चूँकि इसके अंदर आपका गूगल का भी आ रहा है और याहू का भी आ रहा है।
तो ये भी अभी अपने आप को अपडेट करेंगे। तो हम इसको फ़िलहाल मद्देनज़र रखते हैं और अब हम देखते हैं कि सबसे पहले एनेबल gzip कंप्रेशन चाहिए हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आए सर्वर पे, ये मेरे पास सर्वर मौजूद है GoDaddy का। यहाँ से मैंने फाइल मैनेजर के ऊपर क्लिक किया। मुझे कल एक दो नौजवान समझा रहे थे, मेरे करीबी हैं, कि सर आप अपना ईमेल भी नहीं छुपाते और सारा कुछ। मैंने कहा यार मेरे स्पार्टन्स हैं, मुझे पता है मैं जो बोल रहा हूँ, जो कुछ मैं ज़ाहिर में हूँ वही मेरा बातिन है। तो इसको किसी ने क्या करना है, तो वो इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, कोई ऐसा वो मसला नहीं, स्पैम नहीं करेंगे कोई भी। तो इसलिए मैं इन चीज़ों का, वो अक्सर लोग ब्लर कर देते हैं और वो सारी चीज़ें, मैं इन चीज़ों की फ़िक्र नहीं करता, इसलिए कि ये आपको पता है जो मेहनत करने वाले सेल्फ मेड लोग हैं वो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। जो जिनके दिलों में बीमारी है या दिमाग में कीड़ा है वो फिर उनको नहीं रोका जा सकता, वो और तरह के लोग होते हैं, वो हमारा कबीला नहीं है इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ से ये अब आपको मैं दिखा रहा हूँ GoDaddy का सर्वर आपको अक्सर क्लाइंटों की वेबसाइट GoDaddy पे होंगी, आपको उन्होंने एक्सेस दी, आप लॉगिन हो गए, ये आप आ गए हैं उसकी होस्टिंग में। अब यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है होम डायरेक्टरी और नीचे आप देखें मैंने चेक किया है शो हिडन फाइल्स। समटाइम्स ये अनचेक होता है, तो हमें जो वायरस, हमने जब किसी चीज़ का देखना होता है तो वो हमें नज़र नहीं आता, वो हाइड होता है। तो हमें यहाँ से शो हिडन फाइल्स को भी चेक करना पड़ेगा ताकि हम यहाँ पे ये देखें। और अगर आप हमेशा इस डायरेक्टरी को खोलना चाहें बाय डिफ़ॉल्ट तो इसको चेक कर दें। मैं इसको नॉर्मली अनचेक करके रखता हूँ ताकि बाज़ का हमें किसी और डायरेक्टरी में डायरेक्ट जाना पड़ता है। तो होम डायरेक्टरी में हम जाते हैं। अब गो पे हमने क्लिक किया तो ये GoDaddy की वो सारी चीज़ें हैं जो आपने जैम्प के अंदर फोल्डर्स देखे थे, ये आप समझ लें कि आप जैम्प के अंदर अब जाने लगे हैं। अब यहाँ पे जैम्प क्या है, पब्लिक HTML, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये GoDaddy का है। या आप www पे भी क्लिक करेंगे। अगर मैं यहाँ से अप वन लेवल कर दूँ या बैक कर दूँ तो मैं दोबारा पीछे चला जाऊँगा। आपने अगर पब्लिक HTML पे क्लिक नहीं किया तो आप यहाँ से www का फोल्डर ये नीचे नज़र आ रहा है, इस पे क्लिक कर देंगे तो अगेन आप उसी जगह पे पहुंचेंगे। अब यहाँ से हमने जाना है फारूक इज़ ऑनलाइन पे। तो ये जो WP कंटेंट का फोल्डर है, मुझे पता है कि ये फारूक इज़ ऑनलाइन चूंकि मेन डोमेन है इस सर्वर की, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। एडमन और इंक्लूड्स को आपने नहीं छेड़ना। तो अगेन मुझे इसके अंदर वो सारे थीम्स, प्लगइन्स जो आपने जैम्प पे देखे थे, तो यहाँ पे भी उसी तरीके से है। थीम पे क्लिक करूँगा तो मुझे थीम्स नज़र आ जाएंगे, एक्स्ट्रा थीम पड़ा हुआ है और 2017। बाकी मैं आपको पता है एक्स्ट्रा चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। इसी तरीके से प्लगइन्स पे क्लिक करूँगा, प्लगइन्स नज़र आ जाएंगे। यहाँ से हम एक स्टेप पीछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखें इस मेन डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास एक होगी .htaccess, इसको मैंने क्लिक किया। अब राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं इस कोड को एडिट करूँगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने Notepad++ के अंदर एडिटिंग की थी। अगर आप राइट क्लिक करके एडिट नहीं करते तो वंस इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऊपर आपको नजर आ रहा है एडिट और कोड एडिटर, दोनों में से किसी एक ऊपर कर दें। कोड एडिटर में लाइनों का नंबर भी नजर आता है, मैं इसलिए इसको ज़्यादातर यूज़ करता हूं। तो कोड एडिटर पे क्लिक किया और ये आपने बड़ी एहतियात से करना है चूंकि लाइव सर्वर होता है, तो इसका बैकअप आपको पहले ले लेना चाहिए। मैंने आपको तरीका सिखाया था, मेरे पास चूंकि बैकअप मौजूद है इसलिए मैं इसको बेफिक्र होकर इस्तेमाल करता हूँ। और दूसरा ये है कि इस पर कौन सा कुछ सोना हमारा पड़ा हुआ है, कुछ ब्लॉग पोस्ट हैं, अगर डिलीट हो जाएंगी तो बैकअप से दोबारा हम रिट्रीव कर लेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद आपने एडिट पे क्लिक करना है। अब जब आप एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी .htaccess जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें तो ये नीचे वो .htaccess है जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको नज़र आती है। अब ये जो ऊपर काम हुआ है ये GoDaddy वालों ने खुद किया है, अल्लाह जानता है मैंने नहीं किया। अब हमने सबसे पहले यहाँ पे करना है gzip कंप्रेशन। तो वो जो कोड मैंने आपको दिया था उस कोड को आप खोलेंगे यहाँ से और इतना हिस्सा जो है वो आप कॉपी करेंगे। ये बिगिन gzip कंप्रेशन से लेके एंड gzip कंप्रेशन तक Ctrl+C किया, वापस आए सर्वर पे और यहाँ पे आके स्टार्ट में या जहाँ पे लिखा हुआ है बिगिन वर्डप्रेस, इसको मैं एंटर करूँगा और यहाँ पे कर देता हूँ Ctrl+V। अब Ctrl+V करने के बाद यहाँ पे मैं करूँगा सेव चेंजेस। अब मैंने आपको जो ईमेल किया उसमें मैंने gzip कंप्रेशन का आपको एक लिंक दिया था। अब हम चेक करते हैं कि इसका gzip कंप्रेशन जो है वो ऑनलाइन मौजूद है या नहीं। अगर तो ये ऑनलाइन हो गया इसका मतलब यह है कि हमारा कोड जो है वो काम कर गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है चेक gzip कंप्रेशन, हम कहते हैं जी ओके लेट्स चेक इट। यहाँ पे Ctrl+A किया, Ctrl+V किया, एंटर कर दिया कीबोर्ड से। इट विल टेक सम टाइम और ये आपको बताएगा कि आपकी gzip हुई है या नहीं। उसने कहा जी यू आर ब्लेस्ड,
इट इज़ gzip enabled। इसका मतलब यह है कि हमारा कंप्रेशन का कोड जो है वो एक्टिवेट हो गया, उसने वो स्टार्ट कर दिया। अब आगे वो बता रहा है कि योर वेबसाइट रिस्पॉन्स टाइम सीम्स स्लो 2 सेकंड, 2 सेकंड पे वो बता रहा है, यानी 2000 मिली सेकंड। अब यहाँ पे दोबारा से इसका स्कोर देखते हैं, 49 और 26%, फुली लोडेड टाइम 21.2 सेकंड, टोटल पेज साइज 8.91 और यहाँ पे रिक्वेस्ट 233। इसका मतलब यह है कि यह गड़बड़ है। अब हम आते हैं वापस अपने सर्वर के अंदर और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये जो मेन सर्वर है यहाँ पे आप लिखेंगे PHP और यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे कि PHP का हमारे पास वर्जन कौन सा है। सिलेक्ट PHP वर्जन के ऊपर क्लिक किया। समटाइम्स PHP का ओल्ड वर्जन होता है, उसको चेंज करने के लिए यहाँ से आप क्लिक करेंगे PHP वर्जन। तो वो कह रहा है कि PHP वर्जन जो है 7.2 आपके पास इंस्टॉल है। तो इसका मतलब यह है कि हमारा PHP जो है वो बिल्कुल ठीक है। इसको यहाँ से हम सेव कर लेते हैं और यहाँ से हम चले जाते हैं बैक अपने उसी मेन होस्ट के अंदर। अब उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे कोई प्लगइन्स। हम कोशिश करते हैं कि हमारी ये जो चीज़ें हैं ये बेहतर अंदाज में सामने आ जाएं। तो प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करते हैं, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। मैंने आपको बताया था जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है वो है स्विफ्ट परफॉर्मेंस के हवाले से। तो यहाँ पे सिर्फ मैं लफ्ज़ लिखता हूँ परफॉर्मेंस। ये अभी अपडेट होंगे, ये अभी हम पुराने वर्जन्स के साथ देख रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं हम उसको देखते हैं किस तरीके से ये काम आ सकता है। तो स्विफ्ट परफॉर्मेंस लाइट इसका एक लाइट वर्जन है। हम ऑटो ऑप्टिमाइज जो है इसको भी चेक कर सकते हैं। चलें इसका पहले तजुर्बा करते हैं। इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक किया, ऑटो ऑप्टिमाइज जो है ये इंस्टॉल हो जाएगा। आप एक ही वक्त में 2 भी कर सकते हैं। आप ये समझ लें ये क्लाइंट की वेबसाइट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अभी तक हमारा जो रिजल्ट है वो पैथेटिक है, हमें बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। तो इसलिए जब तक हमारा वो काम, वो मतलूबा हदफ पूरा नहीं होता हम करते रहेंगे। सबसे पहले इस पर क्लिक करते हैं स्विफ्ट परफॉर्मेंस लाइट। आप प्लगइन्स के पेज पे जाके भी इनको एक्टिवेट कर सकते हैं, वो मैं तरीका आपको सिखा चुका हूँ। अगेन ये चीज़ें हमने कुछ डेमो की थी। स्टार्ट विजिट किया यहाँ से और उसके बाद ये उसको एनालाइज करेगा साइट को। तो अब इसने एनालाइज कर लिया हमारी साइट को। हम यहाँ से करते हैं कंटिन्यू विजिट। ये एक जगह पे थोड़ा येलो सा है अपाची के हवाले से, हम इसको कहते हैं कि भाई इसको फिलहाल आप रहने दें, कंटिन्यू विजिट कर दें। कंटिन्यू विजिट करेगा तो वो अगले कैशिंग मोड में आ जाएगा। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं इंटेलिजेंट मोड, ताकि वो जो कैशे है वो बार बार बनाना शुरू कर दे। अब प्री बिल्ड कैशे ऑटोमेटिकली, एनेबल ब्राउजर कैश, यस, एनेबल gzip, हम कहते हैं जी ओके। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि एनेबल ऑटो पर्च। ऑटो पर्च का मतलब कि आप ख़त्म करें सारा कुछ जो कुछ पड़ा हुआ है। तो ये 2 इसके ऑप्शंस होते हैं, या क्लाउडफ्लेयर आप यूज़ करें या वार्निश यूज़ करें। अब हम क्लाउडफ्लेयर को यूज़ करते हैं जो कि फ्री है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्लाउडफ्लेयर, एंटर कर देंगे। अब इसके ऊपर अकाउंट बनाना बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पे देखें तो ये लिखा हुआ है साइन अप। साइन अप के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको ये पेज नज़र आएगा। सिंपल अपना ईमेल लिखें, पासवर्ड लिखें, तो आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। वो आपको लिंक भेजेंगे, आप उसको वेरीफाई कर देंगे। मेरे पास चूँकि पहले से मौजूद है लिहाजा मैं इसको यहाँ से लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे मैं देता हूँ अपनी ईमेल और ईमेल देने के बाद उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा जो पासवर्ड मैंने वहाँ पे लिखा था। पासवर्ड लिखने के बाद अब क्या पासवर्ड लिखा था मुझे ज़रा सोचने दें। और यहाँ पे पासवर्ड जब मैंने लिख दिया तो यहाँ पे मैं एंटर कर दूँगा। अब एंटर करने के बाद हम क्लाउडफ्लेयर में पहुँच गए हैं। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एंटर योर सेकंड फैक्टर ऑथराइजेशन कोड। ये मैंने चूंकि इनके साथ किया हुआ है तो अब ये लाजमी तौर पर मुझे एक मोबाइल के ऊपर मैसेज आएगा। तो मैं यहाँ से अपने मोबाइल को खोलूँगा और ये 2 फैक्टर का मतलब ये होता है कि आपकी एक डबल लेयर होती है कि जब यहाँ पे अगर कोई बंदा एक्सेस करता है तो आपके पास चूँकि मोबाइल के अंदर एक मैसेज आ जाएगा, तो इसलिए आप वो मैसेज के अंदर जो कोड होगा उसको यहाँ पे एंटर करेंगे तो फिर आपको वो अलाउ कर देगा। तो अभी तक इन्होंने मुझे मैसेज सेंड नहीं किया, हम इसका वेट करते हैं और उसके बाद हम बाकी चीज़ें जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लाउडफ्लेयर को फ़िलहाल रहने देते हैं और जो ही मैसेज आएगा तो हम उसको एंटर कर देंगे। यहाँ पे हम करते हैं उसके बाद नेक्स्ट करेंगे इंटेलिजेंट मोड में, तो वो ऑप्टिमाइजेशन की तरफ आ जाएगा। यहाँ पे है डिसेबल इमोजीज, ये जो वर्डप्रेस की इमोजीज वगैरह होती हैं इसको हम रहने देते हैं, लेकिन ऑप्टिमाइज इन बैकग्राउंड को हम चेक कर देते हैं और यहाँ पे हम कंटिन्यू कर देंगे। जब हम कंटिन्यू करेंगे तो मीडिया, अब मीडिया लेज़ी लोड हमें चाहिए। आई फ्रेम को भी अगर आप लेज़ी लोड करना चाहते हैं आप इसको भी चेक कर दें और उसके बाद हम यहाँ से करेंगे इसको कंटिन्यू। अब हमारे पास वो कहता है जी कि फिनिश, आपने अपना सारा सफ़र मुकम्मल कर लिया। यहाँ से हम करेंगे रीटेस्ट, पेज स्पीड के ऊपर आते हैं, यहाँ से भी करते हैं एनालाइज
और उसके बाद यहाँ पे आके रन ऑडिट कर देते हैं। तो ये इस तरीके से अगेन वही काम होगा। ये अब आपको आदत हो जाएगी, वो फैच कर रहा है। फैच करने के बाद हम देखते हैं कि इसके स्कोर के ऊपर क्या असर पड़ा। और पेज स्पीड मोबाइल पे 29 से 37 पे जंप किया इसने, डेस्कटॉप पे 61 हो गया। इसका मतलब ये है कि हम आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट की तरफ हैं। ये जो है आपका इसके अंदर अभी 41 पे चली गई है बात। वेल डन, खुद अपने आप को शाबाश दे लेते हैं कि क्लाइंट खुश होने वाला है करीब। तो ये हमने काफ़ी बेहतर कर लिया। वॉइस फ्लो जो है वो 50% पे चला गया है, लेकिन पेज स्पीड का अभी तक वो काम ठीक नहीं हो रहा। इसका मतलब यह है कहीं पे कोई गड़बड़ है। तो फिर हम क्या करेंगे, जब ऐसी सिचुएशन हो तो फिर हम दोबारा से होम डायरेक्टरी पे जाते हैं। अब हमने चूंकि एक प्लगइन लगाया है, हम यहाँ पे जाएंगे .htaccess के अंदर, पब्लिक HTML, और यहाँ पे htaccess को खोलेंगे, कोड एडिटर में जाएंगे, एडिट कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे आएंगे htaccess में, तो आप ये देखेंगे कि ऊपर उसने लिखा बिगिन स्विफ्ट परफॉर्मेंस लाइट, यानी अब उस प्लगइन ने .htaccess के अंदर अपना कोड जो है वो दे दिया है। तो इसलिए हमने जो लगाया था हम अब उसको रिमूव भी कर सकते हैं। और gzip कंप्रेशन भी चूंकि प्लगइन में मौजूद था, लिहाजा हमने इसको भी सिलेक्ट किया और इसको भी रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से आपको ख्याल होना चाहिए कि डुप्लीकेट ना हो। अब चूंकि ये सारा काम प्लगइन्स कर रहा है, लिहाजा अब हमें इसको डुप्लीकेट करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ से हम सेव चेंजेस करेंगे और इस फाइल को हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे अगेन इसको एक दफ़ा रीटेस्ट करके अगले मरहले की तरफ साइड में बढ़ जाएंगे। इसको भी एनालाइज किया और रन एडिट कर देते हैं यहाँ से। अब उसके बाद हमारे पास चूंकि इमेजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो इमेजेस के लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन जो एक प्लगइन है वो हम देखते हैं कि वो प्लगइन किस तरीके से हमारे पास काम आता है। तो यहाँ से सबसे पहले आपने लिखना है शॉर्ट पिक्सल। ये बड़ा ज़बरदस्त प्लगइन है, बड़ा सिंपल सा है इसका UI। अब यहाँ पे ये जो आपको एंड्रॉयड की तरह का लोगो बना हुआ नजर आएगा, शॉर्ट पिक्सल, 1 लाख से ज़्यादा इसकी एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं। इसको हम यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो इसको हम एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट किया, अब ये आपसे API मांगता है। ये इन्होंने ख़ास डेवलपर्स ने काम शुरू किया हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम दोबारा से इसकी API जो है वो मंगवाते हैं। यहाँ पे वो कहता है कि आप अपना ईमेल एड्रेस दें और रिक्वेस्ट करें की को। हम कहते हैं जी हमने टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ ली हैं, लिहाजा आप की जो है वो हमें सेंड कर दें। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जी आप साइन अप करें। हम कहते हैं जी ओके। यहाँ से हम चेक करते हैं और साइन अप कर देते हैं, चूँकि हमने तजर्बा करना है। वो कहता है जी लुक्स लाइक दिस ईमेल एड्रेस वाज ऑलरेडी यूज्ड, प्लीज़ साइन अप विद अ न्यू ईमेल। अब इसका मतलब ये है कि मैंने किसी क्लाइंट के लिए इसको यकीनन इस्तेमाल किया होगा। तो ये उन्होंने, चूँकि मेरे पास एक पहले से मौजूद थी API, मैं इस तरह कॉपी करूँगा तो आपको वो ईमेल करेंगे और इस तरीके से आपको एक API जो है वो नज़र आ जाएगी। वापस आएँ शॉर्ट पिक्सल पे और यहाँ पे आके आप क्लिक करेंगे, API को आप यहाँ पे डाल देंगे और वैलिडेट कर देंगे। मैसेज आएगा, ग्रेट, योर API की इज़ वैलिड, प्लीज़ टेक अ फ्यू मोमेंट्स टू रिव्यू द प्लगइन। हम कहते हैं जी भाई हम ये बाद में करेंगे, फ़िलहाल हमें क्लाइंट सर पे बैठा हुआ है, जल्दी जल्दी कर दें इस चीज़ को। तो अब वहाँ पे ये है कि लॉसी और ग्लॉसी और लॉसलेस, इसके बारे में इससे पहले वाले टास्क में मैंने बात की थी। अब ग्लॉसी जो है ये फोटोग्राफर्स के लिए यूज़ होता है, हम इसको लॉसी को ही रखते हैं क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। अब ये थी जनरल सेटिंग्स। एडवांस में देखते हैं उसमें क्या क्या है। एडिशनल मीडिया फोल्डर्स अगर कोई देना चाहते हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट PNG इमेजेस टू JPEG, हम कहते हैं जी कि ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दें इस चीज़ को। CMYK टू RGB ऑलरेडी चेक है। वेब P वर्जन भी इसमें दिया हुआ है, वंडरफुल। हम कहते हैं जी कि जनाब आप यहाँ से इसका एक वर्जन भी क्रिएट कर दें, वेब P। उसके बाद है जनरेट वेब P मार्कअप, इसको भी हम क्लिक कर देते हैं। और ऑप्टिमाइज्ड अदर थम्स, इसको भी हम क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद प्रोसेस इन फ्रंट एंड ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज इमेजेस एडेड बाय यूजर्स इन फ्रंट एंड, इसको भी चेक कर देते हैं। वैसे फ्रंट एंड से कोई यूज़र नहीं आता, मैं अकेला ही होता हूँ, लेकिन हम इसको चेक कर देते हैं। बाकी वो बता रहा है कि एक्सक्लूड थंबनेल साइजेस, ये जो थंबनेल साइज़ है इसको आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। ये चूँकि एलिगेंट थीम्स वालों ने दिए हुए हैं तो हम फिलहाल इसको रहने देते हैं इसी तरीके से। और सेव एंड गो टू बल्क प्रोसेस, यहाँ पे हमने सेव किया, अब वो प्रोसेसिंग में जाना शुरू हो गया, यानी हमारी इमेजेस जो हैं वो अब ऑप्टिमाइज होना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि यू करंटली हैव 1035 इमेजेस एंड थंबनेल्स टू ऑप्टिमाइज। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने इमेजेस मैंने अपलोड किए होंगे। अब मैं इसको कहता हूँ कि स्टार्ट ऑप्टिमाइजिंग, तो यहाँ से मैं इसको क्लिक कर दूंगा। अब लाजमी बात है ये एक लेंथी प्रोसेस होगा, यहाँ पे इसका कोई टाइम होगा। जब तक ये इमेजेस होते तो मैं इसको पॉज करके चाय का 1-2 शुरू का लगा लेता हूँ।
ओके, जब तक शार्ट पिक्सल जो है ये इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करता तो हम यहाँ पे चले जाते हैं अपने क्लाउडफ्लेयर में। चूँकि मेरे पास कोड आ गया था, वो कोड मैंने एंटर किया, तो ये आपको सिलेक्ट अ प्लान वाला एक पेज नज़र आएगा। यहाँ से हम फ्री करते हैं $0 पर मंथ, तो इसमें बेसिक जो एक फैसिलिटी है वो हमें नज़र आ जाएगी। बाकी प्रीमियम है $20 पर मंथ, $200 पर मंथ, और एंटरप्राइज़ के लिए आप उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। हम तो भाई माड़े लोग हैं, फ्री पे देखते हैं। यहाँ से आप क्लिक करेंगे प्लस ऐड साइट में। यहाँ जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने अपनी साइट का URL देना है। अब यहाँ पे हम अपनी साइट का URL जो है वो पेस्ट करेंगे, जैसे http://faruqisonline.com। यहाँ से हम इसको कर देते हैं ऐड साइट। जब ये साइट यहाँ पे ऐड हो जाएगी तो इसके बाद हम इसका फर्दर जो है वो ऑप्शंस देखते हैं कि और हमारे पास क्लाउडफ्लेयर में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। क्लाउडफ्लेयर का फंक्शन ये समझ लें कि मैंने जब ब्राउज़र पे कुछ चीज़ खोलनी है तो क्लाउडफ्लेयर GoDaddy से मेरी जो साइट है उसका डाटा अपने पास पहले से सेव कर लेता है और वो बेहतर अंदाज में चलना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे है कि क्लाउडफ्लेयर इज क्वेरिंग योर साइट्स एग्जिस्टिंग DNS से सारा कुछ वो कर रहा है। हम कहते हैं जी कि ओके। DNS को भी आप देखें, फ्री हमने प्लान चूज़ कर लिया, कन्फर्म प्लान, और फ्री वेबसाइट वो कहता है कि जी बाई क्लिकिंग कन्फर्म। हम कहते हैं जी ओके, हमने पढ़ लिया, कन्फर्म कर दिया। जब आप कन्फर्म करेंगे तो ये उसको क्यूरी करना शुरू कर देगा। अब ये उसने वहाँ से GoDaddy से डाटाबेस जो है वो मेरा यहाँ पे उठा लिया है। अब वो मुझे कह रहा है कि आप इसका जो GoDaddy का नेम सर्वर है उसको चेंज करके तो यहाँ पे ये जो क्लाउडफ्लेयर के नेम सर्वर हैं यहाँ पे ये चेंज कर दें। ये अक्सर जॉब्स आपको आएंगी फाइवर या अपवर्क के ऊपर, तो यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और अपने पास नोटपैड में किसी जगह पे इसको सेव कर लेते हैं। तो एक हमारे पास ये आ गया, उसके बाद हम दूसरा लेते हैं यहाँ से और इसको भी हम कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब ये दो हमारे पास मौजूद हैं जो नेम सर्वर होते हैं। अब हमने फारूक इज़ ऑनलाइन का DNS जो है उसको सेट करना है, तो हम यहाँ से मैनेज DNS के ऊपर क्लिक करेंगे और उस वेबसाइट के ऊपर, उस डोमेन के ऊपर DNS मैनेजमेंट जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे नीचे आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो ये लिखा हुआ है नेम सर्वर। अभी ये डोमेन कंट्रोल हमें वो नज़र आ रहे हैं जो यहाँ पे हमने देखे थे। अब इन नेम सर्वर्स को हमने चेंज करना है नए नेम सर्वर के साथ। अब यहाँ पे है डिफ़ॉल्ट, हम इसको क्लिक करके कहते हैं कि कस्टम। अब कस्टम का मतलब ये है कि आपने अपने अंदाज में यहाँ पे नेम सर्वर देने हैं। तो सबसे पहले खाने में हम पहला वाला जो है वो कॉपी करेंगे यहाँ से, Ctrl+C, उसके बाद यहाँ पे आते हैं और इस पहले के ऊपर क्लिक करके Ctrl+V कर देते हैं। वापस गए यहाँ पे और उसके बाद ये जो pablo.ns है Ctrl+C किया, वापस आए और दूसरे वाले में हमने ये नेम सर्वर दे दिया। यहाँ से हम कर देंगे इसको सेव। अब जब सेव कर दिया तो यहाँ पे आके हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब वो हमें बताएगा कि आपके फारूक इज़ ऑनलाइन पे ये नेम सर्वर जो हैं ये शामिल हो गए हैं। SSL फुल है और उसके बाद कैशिंग स्टैंडर्ड है। आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्लाउडफ्लेयर का अपना डैशबोर्ड है, इसके अंदर आप पर्ज कर सकते हैं, वही काम जो हमने प्लगइन से किया था। 24 घंटे के बाद ये ऑटोमेटिकली हमारा SSL जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इसको अगर आपने वर्डप्रेस के साथ इनेबल करना हो तो उसका एक बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है। आप यहाँ पे आएंगे अपने वर्डप्रेस में प्लगइन्स के खाने में, ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे और ऐड न्यू पे क्लिक करके आपने सिर्फ यहाँ पे सर्च करना है SSL। ये अगर आपके क्लाइंट ने प्रीमियम परचेज भी किया है तो उसके लिए भी आप ये प्लगइन यूज़ करेंगे। ये जो पहला आपको नज़र आता है ना, ये लॉक बना हुआ ताला सा, रियली सिंपल SSL। मैंने इसको बड़ी वेबसाइट्स पे यूज़ किया है, बड़ा ज़बरदस्त है, सिंपल सा इसका काम है। ऑटोमेटिकली ये SSL को पिक कर लेगा। अगर आपके GoDaddy के सर्वर के ऊपर SSL एक्टिवेट हो गया है उनकी तरफ से, तो ये प्लगइन उसको वहाँ से एक्सेस कर लेगा। अभी हमने क्लाउडफ्लेयर पे किया है, 24 घंटे उसका वो टाइम लेगा, लिहाजा अभी ये उसको पिक नहीं करेगा। लेकिन हम ट्राई करते हैं, अगर कर लिया तो ठीक, वरना इससे अगले टास्क में हम देखेंगे। और हो सकता है जब आप इसको चेक करें, जब तक ये वीडियो ऑनलाइन हो तो ये HTTPS में हो जाए। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अभी तक हम कोई डिटेक्ट नहीं कर सके, तो हम इसको कहते हैं कि ओके नो प्रॉब्लम। अब ये सारे काम जब आप कर लें उसके बाद हम वापस आएंगे। यहाँ पे इमेजेस जो हैं वो हमारे ऑलरेडी ऑप्टिमाइज हो रहे हैं। यहाँ से हम रीटेस्ट करते हैं, यहाँ से इसको एनालाइज करते हैं और वेब डेव को भी दोबारा से रन ऑडिट जो है उसको हम करेंगे। और उसके बाद हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से ये हमारे पास रिजल्ट जो है वो आना शुरू हो जाता है। आई होप कि ये सारे स्टेप्स अब आपको क्लियर हो गए होंगे, बेसिक टर्म्स भी आपको क्लियर हो गई होंगी और बहुत सारी नई चीज़ें जो हैं वो आज आपने सीखी होंगी। ये तरीकाकार है, हमेशा अपने स्पीड और ऑप्टिमाइजेशन के लिए इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। मुख्तलिफ प्लगइन्स हैं, बूम। अब ये देखें, अभी हमने ये काम शुरू किया था और 78% 74% पे हम चले गए हैं।
इसका मतलब यह है कि जो ही वो इमेजेस हमारे ऑप्टिमाइज होंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अभी हमको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ये जो सी ग्रेड है ये भी ऊपर चला जाएगा। अब हमारी रिक्वेस्ट भी कम हो गई, 88 से नीचे आ गई हैं, पेज साइज भी कम हो गया, यानी हम आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम मज़ीद थोड़ा सी कोशिश करें तो ये 100% पे चली जाएगी। तो आप लोग अब अपने अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट पे तजर्बा करें, अपनी किसी साइट पे तजर्बा करें, किसी दोस्त का प्रोजेक्ट फ्रेंडली खाते में ले लें और कहें लाएं मैं आपको स्पीड अप करके देता हूं। और यहाँ पे हम देखते हैं तो गूगल के अंदर 76 पे चला गया डेस्कटॉप के अंदर। अभी मोबाइल को मैं फोकस नहीं कर रहा, अभी 76 पे ये बात चलेगी। यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे 61 और 64 पे हमारी बातें जो हैं वो पहुँचना शुरू हो गई हैं। तो काफ़ी हद तक हमारी सूरत हाल जो है वो बेहतर है। यहाँ से हम देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं इमेजेस ऑप्टिमाइज होंगे तो ये यकीनन 80 क्रॉस कर जाएगा। फिर जो फर्दर छोटी मोटी होंगी वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको अगले टास्क में बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच।